एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 7 दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, साथ में फ्लोरा एंड फौना के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसके रिमेनिंग पार्ट जैसे कि एंडेमिक स्पेशीज क्या होती हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिफॉरेस्टेशन, रेड डाटा बुक एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडेमिक स्पेशीज। एंडेमिक स्पेशीज वो स्पेशीज होती है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे पाई जाती हैं, स्थानीय प्रजातियाँ। जैसे ही ग्रुप जो था वो एंटर हुआ डीप फॉरेस्ट में। आपको पता है बूजो जो पहेली थे, उनके स्कूल का ग्रुप तो फॉरेस्ट में गए थे। नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व जो था, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, वो वहाँ पे गए थे। अब उनका ग्रुप जब एंटर करता है कहाँ पे, घने जंगलों में, तो चिल्ड्रन जो थे वो सरप्राइज होके देख के बहुत बड़ी स्क्विरल देखी उन्होंने, गिलहरी। स्केल की क्या थी, बहुत बड़ी फ्लफ़ी सी टेल थी और वो बहुत क्यूरियस थे, उत्सुक थे जानने के लिए उसके बारे में। माधव जी उन्हें बताते हैं कि इस स्क्विल को क्या कहा जाता है, गेंट स्क्विल कहा जाता है, और ये एंडेमिक है इस एरिया की। एंडेमिक मतलब ये इसी एरिया में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। मीन्स जो प्रजातियाँ, जो एनिमल्स, जो प्लांट्स उस एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम एंडेमिक कहते हैं। जैसे ये गिलहरी जो इसे जैंट गिलहरी भी कहते हैं, ये उसी एरिया में पाई जाती है। एंडेमिक स्पेशीज वो स्पेशीज होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो एक पार्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। ये हर एक जगह नेचुरली नहीं मिलती। एक पार्टिकुलर टाइप का एनिमल और प्लांट वो क्या होता है, एंडेमिक होता है। चाहे जोन का हो सकता है, स्टेट का हो सकता है, कंट्री का हो सकता है। मीन्स कोई भी पर्टिकुलर टाइप का जो प्लांट या एनिमल हो सकता है वो उस जोन में एंडेमिक हो सकता है वो स्टेट में एंडेमिक हो, जहाँ उस कंट्री का स्थानीय हो। माधव जी दिखाते हैं कुछ प्लांट्स जैसे साल, वाइल्ड मैंगो, ये आपको फिगर भी यहाँ पे दिखाई गई हैं। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल हैं एंडेमिक फ्लोरा में से। ये वहाँ के एंडेमिक प्लांट्स हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। ये देखिए, ये है आपका वाइल्ड लाइफ मैंगो की पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। ये आपका देखिए गैंट स्केल, ये वाला, ये वहाँ का क्या है, एंडेमिक फना है, वो कहाँ की, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की। तो आपके बाइसन, इंडियन गैंट स्केल और फ्लाइंग स्केल जो एंडेमिक फना है इस एरिया के। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन है इनके हैबिटेट की, मीन्स जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, इनका हैबिटेट जो है वो ब्रेक हो रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज होने से, नई नई स्पेशीज़ आने से, वो अफेक्ट कर रहा है जो नेचुरल हैबिटेट है किनका, एंडेमिक स्पेशीज़ का, और एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस, उनकी एग्जिस्टेंस को क्या कर रहा है, खतरे में डाल रहा है। क्योंकि उसके कारण क्या होता है, उनका हैबिटेट जो है इन एंडेमिक स्पेशीज़ का वो डिस्टर्ब हो रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज होने से, नई नई स्पेशीज़ के आने से। तो उनके कारण उनके क्या है, उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में है। अब हम टॉपिक यहाँ पे कर रहे हैं एंडेमिक स्पेशीज। स्पेशीज तो मैंने आपको बताया पहले भी, क्या होता है, प्रजातियाँ होती है अलग टाइप की, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे एनिमल की हो। तो स्पेशीज होता क्या है, बेसिकली ग्रुप होता है पॉपुलेशन का जो कैपेबल हो इंटरब्रीड करने के लिए, जिनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती हो। इसका मतलब कि जो मेंबर्स हैं स्पेशीज के, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो फर्टाइल होते हैं, ऑफस्प्रिंग करते हैं ओनली किसके साथ, मेंबर ऑफ देयर ओन स्पेशीज के साथ। मीन्स उनके जो रिप्रोडक्शन का रेट है वो रिप्रोड्यूस कौन से होते हैं, अपने ही स्पेशीज़ के साथ, किसी बाहर वाली स्पेशीज़ के साथ नहीं। अपने जो नंबर है वो इंक्रीज़ नहीं करते अदर स्पेशीज़ के साथ। जैसे वो जहाँ के हैं, जैसे जेन स्केल जो है वो आपका कहाँ का है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का है, तो वो अपनी ही स्पेशीज़ के साथ अपनी क्या है जो प्रजाति है उसको बढ़ाएगा, ना ही किसी और प्रजाति के स्केल के साथ। तो जो मेंबर्स हैं स्पेशीज़ के, उनके क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। नेक्स्ट आपका है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको पता है नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये सब क्या है, ये एरिया बनाए गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को। तो जैसे ही पहेली ने देखा एक बोर्ड जिस पे लिखा था पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पहेली ने जल्दी एक बोर्ड वहाँ पे बोर्ड देखा होगा जिसके ऊपर लिखा था पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं कि किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। कि जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख रहे हैं यहाँ पे, ये वो एरिया होता है जहाँ पे किलिंग करना, जो कैप्चरिंग करना एनिमल्स का, वो यहाँ पे क्या है, पनिशेबल से सज़ा मिलती है, यहाँ पे रोक है, ऐसे काम यहाँ पे नहीं किए जाते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट हो गया आपके, वो प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन और सुइटेबल लिविंग कंडीशन किसे, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए।
और साथ में ये भी बताते हैं कि जो पीपल रहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उन्हें वो अलाउ किया जाता है, कुछ एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं, जैसे ग्रेजिंग फॉर देयर लाइफ स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट, फायरवुड एक्सेट्रा। मीन्स वो अपने जो एनिमल्स वगैरह रखे हैं उन्हें चराने ले जा सकते हैं, यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स कलेक्ट कर सकते हैं, जलाने के लिए लकड़ी ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सी चीज़ें जो हैं वो क्या है, रोक लगाएगी है, वो नहीं हो सकती, वो पनिशेबल हैं। दैट इज़ किलिंग और कैप्चरिंग करना एनिमल्स को। वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको ना ही किल कर सकते हैं ना ही कैप्चर कर सकते हैं। कुछ जो थ्रेटन वाइल्ड एनिमल्स हैं, जैसे जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, ब्लैक बग, वाइट आइड बग, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, गयाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस, ये प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किए जाते हैं हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इंडियन सेंचुरी में क्या है, यूनिक लैंडस्केप हैं, ब्रॉड लेवल के फॉरेस्ट हैं, माउंटेन फॉरेस्ट हैं और बश लैंड्स भी हैं। कहाँ पे, जो डेल्टास हैं आपके बिग रिवर्स में। ये बहुत ही दया की बात है कि इतने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो हैं वो सेफ़ नहीं हैं। इतने मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई हैं, ठीक है, ये नेशनल पार्क बनाए गए हैं, ये सब होने के बावजूद भी हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो सेफ़ नहीं है, एनिमल सेफ़ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पीपल जो रहते हैं नेबरहुड में वो क्या करते हैं, उनके ऊपर हमला कर देते, एनक्रोच करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पकड़ लेते हैं एनिमल्स को। चिल्ड्रन को ये रिमाइंड कर बताया जाता है जब वो जू में जाते हैं, तो उनको याद था कि जब वो जू में जाते हैं वहाँ पे भी उन्होंने एनिमल देखे हैं। वो को याद आया कि जू में भी वो ही प्लेस होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। उनको वहाँ पे भी प्रोटेक्ट किया जाता है, जू में भी। आपने देखा होगा जू में भी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका टॉपिक है नेशनल पार्क। तो जैसे जाते जाते रोड साइड पे एक और बोर्ड था जिस पे लिखा था सतपुरा नेशनल पार्क। पहले बोर्ड पे क्या लिखा था आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में लिखा था, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद आ गया नेशनल पार्क। तो वहाँ पे क्या लिखा था, सतपुरा नेशनल पार्क था। चिल्ड्रन अब मतलब उत्सुक थे वहाँ पे जाने के लिए। माधव जी बताते हैं कि ये रिजर्व्स बहुत बड़े हैं और इतने डाइवर्स, इतने फैले हुए हैं कि प्रोटेक्ट किए जाता है पूरा का पूरा इकोसिस्टम। यहाँ पे जो पूरा इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है फ्लोरा को, फौना को, लैंडस्केप को, और जितने भी हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स हैं उस एरिया के, वो सब इस पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या किया है, प्रोटेक्ट करके रखे गए हैं। सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। वो जो फाइनेस्ट इंडियन टीक जो है वो भी इसी फॉरेस्ट में फाउंड होती है। याद रखिए, फाइनेस्ट इंडियन टीक की जो ट्री है वो भी यहीं पे पाई जाती है। और मोर देन 100 नेशनल पार्क्स हैं हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। रॉक शेल्टर भी यहाँ पे मिलती हैं सतपुरा नेशनल पार्क में। यहाँ पे आपको एविडेंस मिल जाएंगे, सबूत मिल जाएंगे प्री हिस्ट्रिक ह्यूमन लाइफ के जंगल्स में, जो हमें क्या देते हैं, आइडिया देते हैं, किसकी लाइफ के बारे में बताते हैं, प्रिमिटिव पीपल, आदिमानव जो लोग थे उस टाइम के। रॉक पेंटिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। टोटल 55 रॉक शेल्टर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई हुए हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। फिगर्स जो है एनिमल्स की, मैन फाइटिंग की, हंटिंग की, डांसिंग और प्लेइंग की, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, ये सारी इन पेंटिंग्स में दिखती हैं। बहुत सारे ट्राइबल्स जो हैं वो भी रहते हैं अभी तक इस एरिया के अंदर, आदिवासी लोग। तो जैसे ही बच्चे आगे जाते हैं तो उनको एक और बोर्ड दिखता है जिस पे लिखा होता है सतपुरा टाइगर रिजर्व। तो माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर को इस कंट्री में, ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोजेक्ट का, ये इंश्योर करना कि सर्वाइवल हो और मेंटेनेंस हो टाइगर की पॉपुलेशन कहाँ पे, हमारी कंट्री में। क्योंकि टाइगर जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया था। टाइगर जो 7.4 फिगर में यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये हमारा टाइगर है। ये हमारा क्या है, एक हमारी स्पैशीज है जो स्लोली धीरे धीरे क्या हो रही है, डिसअपेयर हो रही है हमारे जंगलों से, बहुत कम होती जा रही है। लेकिन सतपुरा नेशनल रिजर्व जो है वो यूनिक है एक सेंस में कि यहाँ पे एक इंक्रीज़ हुआ है पॉपुलेशन में, किसकी, टाइगर्स की। यहाँ के जो टाइगर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि एनिमल्स जैसे कि लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलो एंड बारहसिंगा वो भी कहाँ पे पाए जाते थे, सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते थे। मीन्स अब वो नहीं होंगे। एनिमल्स जिनका नंबर जो है ख़त्म होने की कगार पे है, जो मतलब खतरे से मतलब जूझ रहे हैं, कभी भी वो ख़त्म हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एंडेंजर्ड एनिमल्स। जिनकी लाइफ जो है खतरे में है, उनका हैबिटेट खतरे में है,
उन्हें हम कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल। वो एनिमल जो डैमेज ख़त्म होने के लेवल पे पहुंच सके हैं, वो फेस कर रहे हैं खतरा ख़त्म होने का, उन्हें हम कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल। बूझों को याद था डायनासोर जो कभी बहुत समय पहले जो यहाँ पे पाए जाते थे, वो भी यहाँ पे क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। सर्वाइवल कुछ एनिमल्स का वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों, कैसे ख़त्म क्यों होते हैं? क्योंकि उनका सर्वाइवल जो है वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है उनके नेचुरल हैबिटेट में। तो इस चीज़ के कारण वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ कंडीशन होती हैं जिसके अंडर जो है एनिमल्स क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। तो जब उनका वो हैबिटेट ही, वो कंडीशन ही इनको नहीं मतलब प्रोवाइड होंगी, तो वो वहाँ से क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। प्रोफेसर अहमद बताते हैं उन्हें कि प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल्स को और प्लांट्स को कुछ रूल्स जो है, स्ट्रिक्ट रूल जो हैं वो बनाए गए हैं। कहाँ पे, नेशनल पार्क्स के लिए भी। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स या कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिन प्लांट्स एक्सेट्रा, ये यहाँ पे अलाउड नहीं है। आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा था ना, वहाँ पे अलाउड था, लेकिन नेशनल पार्क में अलाउड नहीं है। माधव जी बताते हैं पहेली को कि स्मॉल एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा खतरे में हैं, वो भी लुप्त होने की कगार पे हैं इस कंपेरिजन टू बिगर एनिमल्स। हम बोल रहे हैं ना कि बड़े जैसे टाइगर वगैरह जो हैं, बफेलोस वगैरह, लायंस वगैरह, वो खतरे में हैं, बल्कि उनके साथ अगर वो तो खतरे में हैं ही, उनसे ज़्यादा खतरा किनको है, स्मॉल एनिमल्स को है। क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, हम क्या किल कर देते हैं स्नेक्स को, फ्रॉक्स को, लेजर्स को, बैट्स को, ओल्स को, विदाउट ये जाना हुआ कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है इकोसिस्टम में। उनको मार के हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये सब मिलके एक फूड चेन बनाते हैं। जब ये ही नहीं होंगे तो इन्हें खाने वाले वो कैसे सर्वाइव करेंगे? जो इन चीज़ों को खा के सर्वाइव करते हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो एक जो फूड चेन है, इनको मारने से वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ये साइज़ में छोटे हैं, लेकिन इनका रोल जो है इकोसिस्टम में, उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये एक पार्ट है हमारी फूड चेन का और फूड बैग्स का, जिसके बारे में आपने क्लास 7 में भी पढ़ा हुआ है। एक इकोसिस्टम किसका बना होता है? सारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी एक एरिया के अंदर है, साथ में ही नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल्स, रिवर, डेल्टा, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, आपका इकोसिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट आपका है रेड डाटा बुक। अब रेड डाटा बुक क्या होती है, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं रेड डाटा बुक के बारे में बच्चों को। वो बताते हैं कि रेड डाटा बुक वो सोर्स होती है जिसमें हमें रिकॉर्ड रखा जाता है किसका, सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स का, प्लांट्स का। रेड डाटा बुक को मेंटेन किया जाता है इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको मेंटेन कौन करता है? इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको मेंटेन करती है। इंडिया भी में भी इसको मेंटेन किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, जो फाउंड किए जाते हैं कहाँ पे, इंडिया में। मतलब नेशनल लेवल पे तो मेंटेन किया जाता है, लेकिन मोस्टली इसको इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट आपका है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होता है? जब एक्सकर्जन पार्टी जो है वो एंटर करती है फॉरेस्ट के अंदर, जब बच्चों का ग्रुप जो है, जब फादर जी की गाइडेंस के अंदर जब अंदर एंटर करते हैं, तो वो कहाँ पे बैठते हैं? नियर द तावा रिजर्वायर। तावा रिजर्वायर के पास क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं थोड़ी देर के लिए। पहेली ऑब्जर्व करती है वहाँ पे कुछ बर्ड्स, वहाँ पे एक रिवर है, उसके पास कुछ बर्ड्स होते हैं। माधव जी बताते हैं बच्चों को कि ये क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। ये यहाँ पे जो उड़ रहे हैं और आए कहाँ से हैं? अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये यहाँ के नहीं हैं, ये बाहर से आए हुए हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करके आते हैं बड़े दूर दूर से एरिया में एक पार्टिकुलर टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है, उनको वहाँ का क्लाइमेट उस टाइम पे जो चेंज होगा, ज़्यादा ठंड होगी, वो सूट नहीं किया, इसलिए वो वहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होता। वो फ्लाई करते हैं लेइंग एग्स के लिए। एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड इनहॉस्पिटेबल। जब वो कब करते हैं? जब उनके वहाँ का मौसम जो है, हैबिटेट जो है, वो बहुत कोल्ड हो गया होता है और इनहॉस्पिटेबल में असहनीय, वो उस टाइम पे उसको सहन नहीं कर सकते, उसमें आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और बर्ड्स जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते, दूसरी लैंड तक नहीं पहुँच पाते, मतलब वो कवर करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस दूसरी लैंड तक पहुँचने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। याद रखिए, व्हाट आर माइग्रेटरी बर्ड्स? वो बर्ड्स जो कवर करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आते हैं एक लैंड से दूसरे लैंड तक अपने सर्वाइवल के लिए, उन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। जो कि पहेली ने कहाँ पे पढ़ा था? वो भी हमने क्लास 7 में पढ़ा था। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अब रिसाइकलिंग ऑफ पेपर में क्या है, प्रोफेसर अहमद ध्यान जो है बच्चों का
वो दूसरा कारण जो है डिफॉरेस्टेशन का, उसकी साइड ध्यान दे उनको समझाते हैं कि एक और कारण है डिफॉरेस्टेशन का। हमने कागज़ पढ़े थे डिफॉरेस्टेशन के, तो उनमें से एक कारण जो है वो क्या था, बताते हैं कि जो 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ है ना, वो यूज़ की जाती है क्या बनाने के लिए, 1 टन ऑफ पेपर। बच्चों को बताते हैं 17 मीन्स ट्रीज़ होंगी, अच्छी ट्रीज़ होंगी, उसमें से 1 टन पेपर जो है वो बनता है। तो इसीलिए हमें पेपर को भी सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि पेपर जो है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं 5 to 7 टाइम तक यूज़ करने के लिए। अगर हर एक स्टूडेंट सेव करेगा एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन ए डे, तो हम सेव कर सकते हैं बहुत सारी ट्रीज़ ईयर में। हमें सेव करना है, रीयूज़ करना है पेपर को, और रिसाइकल भी करना है। इससे हम सिर्फ ट्री को सेव नहीं कर रहे, बल्कि हम एनर्जी, वाटर को भी सेव कर रहे हैं, जो जिसकी नीड कहाँ पे होती है, पेपर बनाने के लिए। मोर ओवर जो अमाउंट है हार्मफुल केमिकल का जो यूज़ किया जाता है पेपर में, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकल, रीयूज़ करना चाहिए किसका, पेपर का। एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन तो आपने देख लिया, जंगलों की जो अंधाधुंध कटाई होती है उसे आप डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, उसका अपोजिट है डिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट कहते हैं आंसर डिफॉरेस्टेशन का क्या है, डिफॉरेस्टेशन। अगर हम डिफॉरेस्टेशन का सोल्यूशन ढूंढे तो वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में होता क्या है, रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज़। रीस्टॉक करना, जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए हैं उन्हें फिर से बनाना, फिर से तैयार करना। लेकिन कैसे लगाना, नई नई ट्रीज़ को प्लांट करके। जो प्लांटेड ट्रीज़ हैं वो जनरली क्या होना चाहिए, सेम स्पेसीज़ की होनी चाहिए जो पहले भी उस जगह पे पाई जाती थी, क्योंकि हमें पता है कौन से जंगलों में कौन सी ट्रीज़ पाई जाती थी। इसका रिकॉर्ड होता है आपका रेड ऑर्डर बुक में भी। उसी टाइप के प्लांट्स आपने उन फॉरेस्ट में क्या करना है, लगाने हैं। हमें क्या करना होगा, एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट, हमें प्लांट करनी होगी उससे भी ज़्यादा ट्री जितनी हम काटते हैं। अगर डेली की हम 5 ट्री काट रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 10 ट्रीज़ आप लगाएं। डिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो सकती है। अगर डिफॉरेस्टेशन एरिया को हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो वो खुद इस्टेब्लिश कर लेगा खुद को। इन नेचुरल डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, कोई भी रोल नहीं होता ह्यूमन बींग्स को। हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्या कर दिए हैं, डैमेज कर दिए हैं, हमारे फॉरेस्ट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो अगर हम उसे क्या करेंगे, रिटेन होने देंगे आप हमारे ग्रीन बेल्ट को हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो प्लांटेशन जो है वही एक ऑप्शन है, तभी ये पॉसिबल है। ये ग्रीन बेल्ट हमारी फ्यूचर की जनरेशन के लिए हमें अगर रिटेन करनी है तो एक ही ऑप्शन है इसका, दैट इज़ प्लांटेशन। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगानी है। प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं कि इंडिया में हमें फॉरेस्ट, हमारे क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया है। इस एक्ट का क्या एम है, क्या लक्ष्य है, प्रिजर्व करना, कंजर्व करना नेचुरल फॉरेस्ट को, और मीटिंग मतलब क्लियर करना, पूरी करना जो बेसिक नीड्स है पीपल की जो रहते हैं अंदर जब पास में फॉरेस्ट के। आफ्टर सम रेस्ट, थोड़ी रेस्ट के बाद माधव जी बच्चों से पूछते हैं, स्टार्ट हेडिंग बैक, क्या वापस चलें, क्योंकि यहाँ पे एडवाइजेबल नहीं है। जंगल में सूर्य जब जैसे ही सनसेट होता है उसके बाद आप जंगल में नहीं रुक सकते। तो वापस आते आते प्रोफेसर अहमद और बच्चे जो हैं वो थैंक करते हैं माधव जी को, जिन्होंने इतना अच्छा उन्हें गाइड किया, और बहुत अच्छा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था उनका। कहाँ पे, इस एक्सकर्जन का, इस मतलब वाइसवर जो नेशनल रिजर्व में वो गए, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी। इन सभी के लिए वो थैंक्स करते हैं किसको, माधव जी को। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।